पिडिलाइट के शेयर में चल क्या रहा है और इसका आउटलुक किस तरह का है। इस शेयर और इसके साथ ही पूरे बिल्डिंग मटेरियल स्पेस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू संदीप। सर, आज जैसे आपने देखा भी कि हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है वो पिडिलाइट के ऊपर है, पर इससे पहले कि हम इस स्टॉक के ऊपर फोकस करें, थोड़ा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस जिसको ये कंपनी बिलोंग करती है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और जो मेरा पहला सवाल है वो दरअसल यही है कि अगर हम बिल्डिंग मटेरियल स्पेस जिसमें सीमेंट, स्टील, प्लाईवुड, पेंट्स, एडेसिव्स, पाइप्स एक्सेट्रा आते हैं, इस सेक्टर की मांग की बात करें तो वो आपको किस तरह की नजर आ रही है, जो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से घरों की मांग से जुड़ी हुई है। तो घरों की मांग और पूरे बिल्डिंग मटेरियल स्पेस की जो मांग है उसकी सिचुएशन आपको कैसी नजर आ रही है फिलहाल? संदीप, मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्पेस है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर अगर तेजी में आता है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती है, तो बिल्डिंग का प्रोडक्ट स्पेस में हमको काफी तेजी देखने को मिलेगी। इसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। आपने सीमेंट और स्टील के बारे में कहा, लेकिन जो ज्यादातर हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सेरामिक टाइल्स आते हैं, वायर्स आते हैं, उसमें किचन के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये काफी बड़ा सेक्टर है और मार्केट्स को काफी पसंदीदा सेक्टर है। काफी फंड मैनेजर्स ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी यहाँ पे पैसे लगाए हैं अक्रॉस सेक्टर के स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड अभी ग्राउंड लेवल पे काफी मजबूत है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे थोड़ी बहुत स्लोडाउन हमको देखने को जरूर मिली थी, लेकिन अभी कोविड जाने के बाद हमको जो ट्रेंड्स ग्राउंड लेवल से मिल रहे हैं, ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में बरकरार तेजी रहेगी। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर बढ़ा है, अभी भी लोगों का जो स्पेंडिंग का जो ट्रेंड है वो काफी है। और इसमें एक रीजन मैं बताना चाहूंगा कि ये एस्पिरेशनल है। आज जो लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना घर और अच्छी तरह से उसको सजाए, उसको अच्छी तरह से अपग्रेड करे। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये एस्पिरेशनल डिमांड से आते हैं। और हमने देखा है कि यही एक कारण है कि काफी हद तक वॉल्यूम ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट है सेरामिक टाइल्स में, आपके वायर के प्रोडक्ट्स में, किचन के प्रोडक्ट्स में। तो ऐसी जो कंपनीज ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम रेवेन्यू कम से कम 15-20% ग्रो होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और मार्जिन में भी मुझे लग रहा है कि स्टेडी टू फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो नेट मुझे लग रहा है आने वाला साल अच्छा रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सेक्टर एक सनराइज सेक्टर हम कह सकते हैं, जहां पे डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी। ओके, तो डिमांड बहुत अच्छी है। जहाँ तक बिल्डिंग मटेरियल स्पेस की बात है, जिस सेक्टर को ये पिडिलाइट का स्टॉक बिलोंग करता है, 15 से 20% तक इनकी आय बढ़ सकती है, मार्जिन में भी इजाफा हो सकता है। और रियल एस्टेट जहाँ से इनकी ज़्यादातर मांग आती है वो सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, खासतौर पे महामारी के बाद। और इनफैक्ट मैं सर इसी के ऊपर फोकस करने भी वाला था कि आपने कहा कि महामारी के बाद हम देख रहे हैं कि जो मांग है वो काफ़ी अच्छी है जहाँ तक रियल एस्टेट स्पेस की बात है। और हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी जो घरों की मांग है वो काफ़ी मजबूत है। और खासकर जो लग्जरी सेगमेंट है वहाँ पे जो घरों की बिक्री है उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से सर ये जो रिकवरी शुरू हुई है कोविड महामारी के बाद, क्या ये टेम्परेरी है या आपको लगता है कि ये टिकाऊ रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं पूरा जो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा फिर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रियल एस्टेट स्पेस में कोविड के टाइम पे तो डिमांड बहुत अच्छी तरह से चली, क्योंकि सभी को लगा कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के टाइम पे काफी नरमी दिखाएगा। लेकिन उसके विपरीत रियल एस्टेट सेक्टर ने कोविड के टाइम पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। कोविड खत्म होने के बाद तो जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी सस्टेन हो चुका है। और हालांकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर है। लेकिन अभी भी डिमांड जो है वो टायर 1, टायर 2 सिटीज से, छोटे शहरों से काफी मजबूत है। हमको लग रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मास मार्केट अवेलेबल है। लेकिन लग्जरी सेगमेंट में भी हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों से जो ग्रोथ इन्वेंट्रीज में यहाँ पे आ रही है वो करीबन 100% के ऊपर है। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास प्रॉपर्टी खरीदने का जो मूड है वो अभी भी इंटैक्ट है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण यहाँ पे कोई बड़ी कटौती आएगी, क्योंकि देखिए काफी समय के मंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर चला है। करीबन 8-10 साल की मंदी के बाद अभी रिकवरी आ रही है। तो नॉर्मली जब रिकवरी आती है तो वो लंबी फेज के लिए चलती है। तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा। और डेफिनेटली इसमें गिने चुने स्टॉक्स पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि जहां यहाँ पे रेरा आने के बाद जो छोटे प्लेयर्स है वो बिल्कुल मार्केट से हट गए। तो बड़े प्लेयर्स को डेफिनेटली फायदा होगा प्राइसिंग का और डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ का। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को फायदा होगा प्राइसिंग और वॉल्यूम ग्रोथ का। लेकिन सर
जैसे आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं जिसमें आगे भी शायद आशंका है कि और इजाफा होता हुआ दिख सकता है आरबीआई की ओर से। फिलहाल रेपो रेट 5.4% है, 6% के आसपास की टर्मिनल रेट्स की बातचीत ज़्यादातर हम सुन भी रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी गुंजाइश है कि 50 से 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का इजाफा हो सकता है। एक तो ये चैलेंज है जिसको आप कह रहे हैं कि शायद इसका इंपैक्ट ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी और जो लागत है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी जो कीमतें बढ़ी हैं उसे डेवलपर्स ने हालांकि काफ़ी हद तक पास ऑन किया भी है, जिस वजह से घरों की कीमतें थोड़ी बढ़ी भी हैं। लेकिन इन दोनों को अगर हम मिला लें, होम लोन की दरें और उसके साथ साथ जिस तरह से घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट बायर के ऊपर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि 8% के आसपास हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो होम लोन की दरें हैं वो अब पहुंचती हुई दिख रही हैं। इसका कितना इंपैक्ट आप देखते हैं कि अगर ये एक साइकिल और जो एक रेट हाइक जो और आरबीआई की ओर से आ सकता है जिसकी आशंका काफ़ी ज़्यादा है, उसका कितना इंपैक्ट आप देखते हैं सेंटिमेंट वाइज ही सही घर खरीदारों के ऊपर? देखिए, पहली बात तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं संदीप, लेकिन ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट वाले लोग जो है वो उनका बजट लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव हो, थोड़ा बहुत समय के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डिमांड ट्रेंड है उसमें थोड़ी सी कंप्रेशन आ सकती है। लेकिन अगर हम लग्जरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि लग्जरी प्रॉपर्टीज में नाइदर इंटरेस्ट रेट या इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स इनके डिमांड को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइस कॉन्शियस से ज्यादा एस्पिरेशनल बायर्स के तरफ जाता है। और यहाँ पे स्पेंडिंग पावर काफी ज्यादा होती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट वाली जो कंपनियां हैं वहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नरमी देखने को मिलेगी, और ये काफी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 2 साल से अच्छी तरह से तेजी चल रही थी, तब इंटरेस्ट रेट डाउन थे। लेकिन अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिल्डर्स को चुनौती है कि अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं अपना इन्वेंट्रीज का, तो डेफिनेटली डिमांड में थोड़ी बहुत नरमी आ सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड बिल्कुल गायब हो जाएगी, डिमांड थोड़ी सी इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ, पहले के जैसा थोड़ा सा डिमांड कम होने की संभावना है। ओके, तो जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग यानी जो सस्ते घरों की बिक्री है उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन डिमांड पूरी तरह से गायब हो जाएगी ऐसा नहीं है। थोड़ा इम्पैक्ट जरूर मांग पे देखने को मिल सकता है जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अच्छा सर, ये भी बताइए कि इस पूरे सेक्टर में एक एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई जैसे कई रीजन्स हैं जिनका हम देखते हैं कि जिनके डायनामिक्स काफ़ी अलग अलग हैं। आप किसी एक मार्केट को दूसरे मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई पर्टिकुलर रीजन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो रियल एस्टेट के हिसाब से, जो निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छा हो, और उसके आधार पर कोई ऐसे रियल्टी स्टॉक्स जो आपके जहन में हो जिनमें हम खरीदारी कर सकते हैं, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें लंबी अवधि के नज़रिए से? बिल्कुल संदीप, देखिए, दो तीनों जो एरियाज आपने बताए, जैसे कि बैंगलोर, मुंबई एज वेल एज पुणे, हमको लग रहा है कि ये 2-3 ऐसे पॉकेट्स है जहां पे अभी भी प्राइसेस काफी अच्छी तरह से मेंटेन किए गए। यहाँ पे कोई बड़ा प्राइस करेक्शन आया नहीं है। बैंगलोर मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे कॉर्पोरेट डिमांड भी काफी अच्छी है, रेसिडेंशियल डिमांड भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे एक दो जो अच्छे प्लेयर्स है, हमको लग रहा है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स एक अच्छी कंपनी है, सोबा डेवलपर्स है जो कॉर्पोरेट्स में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कोई भी गिरावट में इसमें जरूर एक पोजीशन या इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं। अगर रही बात मुंबई मार्केट के लिए, तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छी एक्सपोजर है, अच्छे प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। और रही बात पुणे मार्केट के लिए, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, पुणे एक छोटा मार्केट सही, लेकिन अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे काफी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहा है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोल्टे पाटिल नाम की कंपनी है, यहाँ पे निवेश करने का मौका मिल सकता है। तो गिने चुने प्लेयर्स है जो अभी भी मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल अच्छे नंबर दिखाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है, इनकी प्रॉपर्टी का लोकेशन अच्छा है, और ऑब्वियसली प्राइसिंग इन मार्केट्स में काफी ठीक ठाक। ठीक है, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स और सोबा ये बेंगलुरु मार्केट से अविनाश जी कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मुंबई के मार्केट की जहाँ तक बात है तो कोल्टे पाटिल और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और इनफैक्ट कोल्टे पाटिल का तो पुणे में भी एक्सपोजर है। तो इन तीनों शहरों पे सर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, और ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि उन्होंने बताए हैं जो कि लंबी अवधि के नज़रिए से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो सर, इस पूरी बातचीत से एज अ सेक्टर अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो यही समझ आ रहा है कि आप इस पूरे स्पेस को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। ऐसे में जब आप इस पूरे स्पेस को लेके बुलिश हैं तो पिडिलाइट जैसी जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है फिलहाल? क्या यहाँ से और अपसाइड की गुंजाइश है? क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला भी है।
देखिए पिडलाइट एक ऐसा स्टॉक है एक संदीप जो छोटे अवधि के लिए नहीं बट लंबे अवधि के लिए एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर साबित हो चुका है। अगर किसी को पिडलाइट अभी भी खरीदना है और अगर कम से कम 2-3 साल का नजरिया लेना है तो मैं समझता हूं कि अभी भी वेल्थ क्रिएशन होगा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बेस है वो बहुत यूनिक है, इनका मार्केट शेयर भी काफी डोमिनेंट है और कोई बड़ा कंपटीशन इनको अभी सामने नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे पिडलाइट को कॉम्पीट करने के लिए भी एस्ट्रल ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन पिडलाइट के सामने अभी भी एस्ट्रल का जो प्रोडक्ट है एडिसिव्स में वो बहुत छोटा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है तो इसमें कोई बात नहीं कि कोई मार्केट में गिरावट आती है तो इस शेयर को थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी से आप खरीद सकते हो, अच्छी खासी लंबी अवधि के लिए अभी भी पैसा बनेगा। हाँ बट एक बात ध्यान में रखिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो लंबी अवधि में ही आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनाने की पोटेंशियल मिलेगी। ठीक है, तो पिडीलाइट में आपको लंबी अवधि यानी कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेके ही निवेश की रणनीति बनानी है। छोटी अवधि में यहाँ पे क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं तो उस लिहाज से आपको पैसा बनने की गुंजाइश कम है। ध्यान रखें, केवल लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आप पिडीलाइट के शेयर में एंटर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो पिडीलाइट की बात होगी, लेकिन इसके अलावा अगर हम पूरे बिल्डिंग मटीरियल स्पेस की बात करें तो कोई और ऐसी कंपनियां जो को आपको लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रही हो, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, प्लाईवुड्स हो, पेंट हो, एडेसिव्स हो, पाइप्स हो, या जैसे आप वायर्स की बात कर रहे थे, कोई ऐसी कंपनी भी? देखिए दो कंपनीज जो हमको लग रहा है काफी अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से प्लाईवुड में सेंचुरी प्लाईवुड है। हमको लग रहा है कि एमडीएफ बनाते हैं और एमडीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी काफी पॉपुलर हो रहा है रेसिडेंशियल हाउसेज में, मेट्रोज में, टायर 1 टायर 2 सिटीज में। और सबसे बड़ी बात, ये कंट्री के सबसे बड़े प्लेयर है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर अभी भी स्टॉक को खरीदना है और लंबी अवधि का टाइम फ्रेम है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। और दूसरी एक कंपनी जो ईआरडब्ल्यू पाइप्स में काम करती है जिसका नाम है हरिओम पाइप्स, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसमें भी हमने देखा है कि वॉल्यूम और वैल्यू का जो मिश्रण है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ऐसे जो स्टॉक्स पे निवेश करना चाहिए जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी उनके फेवर में है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत निवेश करें ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी ऐसे बाजार में बहुत मुश्किल से मिलता है और ये स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई अगले साल 1.5 साल में बन सकती है। तो साल 1.5 साल यानी कि 12 से 18 महीने के नज़रिए से आप सेंचुरी प्लाई, हरिओम पाइप्स और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अविनाश सर मानते हैं कि आप लंबी अवधि का नज़रिया रखिए। ये पूरा जो बिल्डिंग मटीरियल स्पेस है उसमें निवेश करने के काफ़ी अच्छे मौके हैं और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रहा है।